अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अच्छा बच्चों, पेज नंबर 550, बल्कि 549 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, लियालपुर लिमिटेड। मिल गया आपको क्वेश्चन? देखो, अब ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना बच्चों। ये हम आखिरी सवाल करें क्लास के अंदर डायरेक्ट मेथड का, फिर हम इंशाल्लाह 3 इनडायरेक्ट मेथड के करेंगे सवाल, फिर टॉपिक खत्म। तो तुम जानो टॉपिक जाने। अच्छा अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया आपको? Requirement to prepare LL statements of cash flows for the year ended 31st December 2023 using direct method। ठीक है भाई। The draft financial statements of Lialpur Limited are presented below। Assets दिए हुए हमें, property, plant and equipment, accumulated depreciation, investment property, inventories, trade receivables, allows for doubtful debts, prepayments और cash and bank balances। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखो, आपको रिसीवेबल्स का बैलेंस भी नजर आ रहा है और आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस भी नजर आ रहा है कि वो उसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो रिसीवेबल्स के बैलेंस गिवन है ना 255 और 230, ये ग्रॉस बैलेंसेस ही है, क्योंकि अगर ये नेट होते तो इसमें से अलाउंस माइनस हुआ होता, अलाउंस अलग से प्रेजेंट ना हुआ होता। चलो अच्छा, और इस क्वेश्चन में एक और चीज आपने नोट ये करनी है कि आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अलग से बैलेंस गिवन है और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अलग से बैलेंस गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट के बैलेंसेस गिवन है, नेट बुक वैल्यू के बैलेंसेस नहीं गिवन। तो कॉस्ट का अकाउंट अलग बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनेगा, जबकि जो हमने कल सवाल किया था उसमें हमने एक ही बनाया था नेट बुक वैल्यू का, क्योंकि जिस तरह क्वेश्चन में बताया होगा हमने वैसे करना है। अच्छा, यहां पर अगर कोई बच्चा ये सोचे कि हम इसको नेट कर लेंगे तो ऐसा ना करे, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। फिर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड पेबल्स, accrued expenses, accrued इंटरेस्ट और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, इनके अकाउंट्स नहीं बनेंगे। इसके अलावा जितने भी एसओएफपी के बैलेंसेस गिवन है उन सबके अकाउंट्स ओपन कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा, ये बार बार ध्यान से सुनना, मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो हेड्स मेंशन्ड है उनके अकाउंट्स ओपन करने का कहता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो हेड्स गिवन है उनके अकाउंट्स ओपन करने को नहीं कहता, मतलब सेल्स का अकाउंट ओपन करने को नहीं मैं कहता। इस चीज का ख्याल करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 23, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, अदर इनकम्स, फाइनेंशियल चार्जेस और नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन मुझे देख के ये पता चल गया टैक्स पेड नहीं है इसमें। ठीक है ना, हमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन,
10 million shares were issued in consideration for the purchase of machinery having a fair value of rupees 150 million. 10 million शेयर्स इशू किए, मतलब हमने क्या किया, हमने शेयर्स इशू किए, क्यों? क्योंकि हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी बाय की। तो जो सप्लायर था उसने कहा भाई मेरे पैसे, मैंने कहा पैसे तो नहीं है, ऐसा करो हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। ये किया हमने, ठीक है, शेयर्स दिए, और शेयर्स के बदले पैसे आते हैं ना वैसे कैपिटल, तो शेयर्स के बदले पैसे आने की बजाय हमने क्या ले लिया, एसेट ले लिया। तो ये तो एग्जैक्ट वही चीज है कि जैसे आप पीआरसी में ट्रांजैक्शन करते थे कि ओनर ने प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में, तो उसी तरह की चीज है, ठीक है। हाँ, फर्क ये होगा क्योंकि 10 मिलियन शेयर्स हैं और शेयर कैपिटल में एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 इंटू 10 100 मिलियन के हमारे पास शेयर्स इशू हुए होंगे। बट प्लांट एंड मशीनरी फेयर वैल्यू तो 150 है, तो प्लांट एंड मशीनरी तो 150 डेबिट होगी, बट क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल में 100 ले जाएंगे और बाकी 50 हम शेयर प्रीमियम में ले जाएंगे। बैंक कहां से आ गया? सही है ना? चलो इसको कर लेंगे अभी। प्लांट एंड मशीनरी 150 डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 150 से, ये एंट्री होती है ना। प्लांट मशीनरी 150 से डेबिट, कैपिटल 150 से क्रेडिट। अच्छा, वो जो कैपिटल 150 से क्रेडिट करना है ना, उसमें जो शेयर्स की वैल्यू बनती है वो 100 मिलियन की बनती है, क्योंकि एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का एक शेयर है, और हमने कितने इशू किए हैं शेयर्स? 10 मिलियन शेयर्स। तो जितने 10 मिलियन शेयर्स इशू किए, शेयर कैपिटल में अमाउंट उसकी फेस वैल्यू पे शो होती है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100। तो 100 पे शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, बाकी कौन से इक्विटी को अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि अगर आपने शेयर्स इशू किए और बेनिफिट शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा का ले लिया, तो वो सारा बेनिफिट कहां चला जाता था? शेयर प्रीमियम में क्रेडिट कर दिया। तो 150 और 100, 50 का गैप आ गया क्रेडिट साइड पे, उस 50 को हमने शेयर प्रीमियम में लिख देना है। ये ट्रांजेक्शन। Equipment with a cost of rupees 35 million and accumulated depreciation of 21 million was sold at a gain of 5 million। ठीक है, इसको हम अकाउंट बनाएंगे, डील कर लेंगे। The fair value model was applied to the subsequent measurement of investment property during the year. The fair value of investment property was decreased by rupees 40 million, ठीक है, and rent amounting to rupees 25 million was received from the investment property। ये रेंट रिसीव हुआ, इसकी दोनों ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी शो कर सकते हैं, इसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी शो कर सकते हैं। फोर्थ है, bad debts amounting to rupees 36 million were written off, while bad debts previously written off amounting to rupees 15 million were recovered। ये नई चीज आई है bad debts recovered की, बट इसको भी डील कर लेते हैं, बता देता हूँ इसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जाएगा। रिक्वायरमेंट वही है, एलएल स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। एक चीज मैं आपको बच्चों से सिखाना चाहता हूँ, और आप लोगों ने ना इस बात को कंपेयर करना है और आप लोगों ने इस बात को सीखने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑटम 2024 में, ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आप क्वेश्चन नंबर 24 तक मूव कर जाओगे। 24 क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं पे भी वो चीज नहीं मिलेगी, मतलब वो खास एडजस्टमेंट्स जैसे यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड की है, वो आपको आगे कहीं नहीं मिलेगी। अब जिस टीचर ने ऑटम 24 इस अटेम्प्ट से पहले पढ़ाया होगा, उन्होंने बैड डेट्स रिकवर्ड की एडजस्टमेंट नहीं बताई होगी आपको, समझ रहे हो? किसी भी टीचर से पढ़ते नहीं बताई होगी, उनको क्या पता एग्जाम में टेस्ट होनी। उन्होंने तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि कैश फ्लो को इस तरीके से डील करते हैं, इस तरह से सवाल करते हैं, ऐसे 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 करके आंसर आ जाता है। समझ रहे हो हमजा? अब एग्जामिनर आगे से क्या चीज प्लेस करके टेस्ट करेगा वो किसी को नहीं पता ना। अब आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं, कल को एक और क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर ऑल टुगेदर एक ऐसी एडजस्टमेंट आती है जो एग्जामिनर ने कभी भी पास पेपर में टेस्ट नहीं की।
तो उसमें आप ये सोचोगे कि सर ने हमें ये चीज नहीं कराई। तो अगर आप ये सोचोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सीए के अंदर, इस सब्जेक्ट के लिए भी, आगे सब्जेक्ट के लिए भी। तो आपने ना एक चीज जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चलना है। वो ये है कि हमारा एग्जामिनर कॉन्सेप्ट में कैद है, हमारा एग्जामिनर जो है ना अल्फाजों में कैद नहीं है। वो कॉन्सेप्चुअली बात कहीं से भी टेस्ट कर सकता है, वो कहीं से भी मिला के चीजें टेस्ट कर सकता है। वो हाँ वो ये मेक श्योर कर लेगा कि आपने वो चीज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड की एडजस्टमेंट आई है तो आपको बैक एंड में बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री और की समझ होनी चाहिए, इतना काफी होता है। तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है। आधे बच्चे उस चीज को डील कर लेते हैं और आधे बच्चे उस चीज को डील नहीं कर पाते, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसमें होता यह है कि आपने जब भी क्वेश्चन पढ़ना होता है, कुछ चीजें हमेशा ऐसी, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि कुछ चीजें हमेशा ऐसी होंगी जो आपने क्लास में पहले डिस्कस नहीं की होंगी और आपको क्वेश्चन में पूछी होंगी। वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम में बैठकर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी उसको कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा। जिसको समझ ना आए तो ये 1-2 नंबर की एडजस्टमेंट या 3-4 नंबर, इससे ज्यादा की एडजस्टमेंट नहीं होगी। 10-20% एरिया होगा, 80% एरिया वही होगा जो आपने क्लासेस में बार बार क्या किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। ये 20% एरिया ऐसा होगा पेपर के अंदर। तो हमने उस 20% एरिया की वजह से अपना 80% पेपर खराब नहीं कर लेना। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या उस ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके अपने हिसाब से समझ के उसको सॉल्व कर दो। ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ तो 2 नंबर कट जाएंगे, बट पूरा स्ट्रक्चर तो खड़ा होगा ना, कैश फ्लो का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, वैल्यूज पुट की होंगी, फायदा हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी ऑप्शन, उसको ऑल टुगेदर इग्नोर ऐसे करो जैसे वो लिखी नहीं हुई। ठीक है ना? जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं ना, मैं जा रहा हूं, आप सबकी बात नहीं कर रहा, तो वो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे सर को हमने देखा ही नहीं है, ना सलाम ना दुआ, ऐसे गुजर जाते हैं। तो इसी तरह आपने उस ये जैसे तो नजर ही नहीं आई मुझे ना, ठीक है, वैसे उस स्टेटमेंट को क्या कर देना, इग्नोर कर देना है। और बाकी जो 80% सवाल आता है उसको हल करना है। जो मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि उस 20% को हल नहीं करना, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में हो, सीखने के टाइम पे तो ऐसे नहीं करना ना। जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे सर जो है, सर आसिम जो है, सर आसिम का पता है तुम लोगों को, जो ऑडिट के सर है, चलो आगे पता चल। तो वो हमें एक हमेशा बात करते थे कि एग्जामिनर ने जो अपने एरियाज एक्सपोज कर दिए हैं वो तुम्हें 100% आने चाहिए। यानी कि जो पास्ट पेपर में उसने अपने एरियाज, अपनी एडजस्टमेंट्स डिस्क्लोज कर दी हुई है, वो 100% आनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि आपको एक एग्जाम में जाकर ऐसी एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही जो एग्जामिनर ने पास्ट पेपर में पहले से टेस्ट की हुई थी। ऑब्वियसली वो लफ्ज थोड़े से डिफरेंट करेगा, जुमले का स्ट्रक्चर डिफरेंट करेगा, वैल्यूज चेंज कर देगा, बट मोर लेस स्ट्रक्चर। तुम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल किया है तो तुम्हें इस चीज का आइडिया है पीछे पीआरसी में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर 6 एडजस्टमेंट्स आई हैं तो उसमें सिर्फ 4-5 एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी कि जिसकी सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्लास में तुम लोगों ने वो पहले की होंगी। 1-2 अजीब सी नई सी आ जाती है, वो समझ नहीं आती। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं समझ आती उनकी बात कर रहा हूँ। वो जो नहीं समझ आती वो एरिया भी आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज होगा जब आप बुक रीडिंग करोगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करोगे और जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो एरिया मिनिमाइज होता जाएगा। और जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीजों को लेकर सोचोगे तो तब भी वो चीज मिनिमाइज हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। कोई बच्चा कहे कि मैं अकाउंटिंग के पेपर में बैठूं और मुझे 100% हर एडजस्टमेंट की समझ आ जाए, तो ना मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में वैसा बच्चा देखा, ना मैंने अभी तक वैसे देखा है अपनी टीचिंग की जिंदगी में। तो कोई बात नहीं, उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो जो हमारे हाथ में, हमारे इख्तियार में नहीं है ना बच्चों, उसकी फिक्र नहीं करनी। जो हमारे इख्तियार में, हमने उसकी फिक्र करनी है। ये मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ कि बच्चों कोई भी पेपर, जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो, उसके अंदर से मोर देन 70% एरिया, 80% एरिया वही होता है जो आपने क्लास में बार बार उन एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस की होगी, लेक्चर्स में डिस्कस हुई होगी। 10-20% एरिया होता है जो आपके सर के ऊपर से गुजरा होता है। उसको भी अगर गौर से देखो तो कुछ ना कुछ उसमें से भी आप मार्क्स सिक्योर कर लेते हो। बट बात यह है कि आपको वो 70-80% नंबर एक्सट्रैक्ट करने का तरीका आता हो। वो 10-20 नंबर की वजह, 10-20% की वजह से ये नहीं कि आप अपना 80% क्वेश्चन खराब कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर खराब कर रहे हो, उसको छोड़ के आ रहे हो ऑल टुगेदर, ऐसा नहीं करना। नंबर 2, दूसरी बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जैसे अगर ये कैश फ्लो का सवाल है
तो इसके अंदर आपने फॉर्मेट बनाया, थोड़ा सा जैसे हम बेसिक फॉर्मेट बनाते हैं, और आपने क्या किया, टी अकाउंट्स बना लिए। फॉर्मेट में इसलिए पहले बनाता हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ लिखो। तो अगर आप टी अकाउंट्स बनाओगे और टी अकाउंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखोगे, और फर्ज करो आपके पेपर का टाइम खत्म हो, पेपर छीन के ले गया, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, आपको वर्किंग का नंबर नहीं मिलेगा। वर्किंग का नंबर नहीं मिलेंगे जब तक कि आपने स्ट्रक्चर या फॉर्मेट जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं बनाई हुई। तो इसलिए रिक्वायरमेंट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ वर्किंग्स बना के आ जाना और कहना यार इससे अगला स्टेप मैं बना ही रहा था ना, तो ऐसा जैसे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल आया और आपने नोट्स नहीं बनाई, आपने टेबल बनाया है पूरा, तो आपको 0 नंबर मिलेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट है पहले उसका एक ढांचा सा शुरू में बना लेते हैं, ताकि ये ना हो कि एट द एंड हम सारी वर्किंग कंप्लीट कर ले, रिक्वायरमेंट बनाने का टाइम ही ना मिले जो हमसे पूछा हुआ है। और हमेशा एक बात का ध्यान और रखना है कि जो मेन रिक्वायरमेंट होती है उसको सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में शो करना है, और बाद में वर्किंग शो करनी है। ये वर्किंग्स पहले और रिक्वायरमेंट बाद में शो नहीं करनी है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, बैक वो। अच्छा जी, ये देखो मैंने क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स और बैड डेट्स रिकवर्ड। देखो ये भी तो कस्टमर से कैश ही रिसीव होता है, बस उस वाले कस्टमर से होता है जो ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको आप रिसीवेबल से निकाल कर बैड डेट्स में ले गए होते हो। तो बस ये बात आपने याद रखनी थी, इसमें ये डिफरेंट है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स भी आएगा और बैड डेट्स रिकवर्ड भी आएगा। आप बेशक इसको क्लब करके भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग लाइन आइटम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको बैड डेट्स रिकवर्ड नजर आ जाएगा तो डायरेक्ट मेथड, ये सारे रूल्स डायरेक्ट मेथड के, इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और बैड डेट्स रिकवर्ड इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वही कैश पेड टू सप्लायर्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश generated from operations less trust paid less expect. Net cash risk
activities. Net. अलग अलग लिखेंगे. अच्छा बच्चों, इधर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस गिवन अप. तो मैंने आपको बताया था कि हम ना अकाउंट बनाएंगे बैड एंड डाउटफुल डेट्स का. ठीक है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे. और जैसे हम एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स में नहीं मर्ज का अकाउंट बनाते थे, वैसे हम इसका भी मर्ज अकाउंट बनाएंगे. इसका बॉट डाउन कैरेट डाउन लिखेंगे. अब बॉट डाउन कैरेट डाउन क्या होगा? ओपनिंग अलाउंस और क्लोजिंग अलाउंस. तो ओपनिंग अलाउंस है 11, क्लोजिंग अलाउंस क्या है? 17. प्रीपेमेंट्स और प्रीपेमेंट्स हम उधर लिखेंगे. हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे. प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है ना, तो बॉट डाउन इधर आएगा, कैरेट डाउन इधर आएगा. 4 एंड 12. कैश एंड बैंक का अकाउंट नहीं बनाएंगे, शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं. बॉट डाउन, कैरेट डाउन. 410, 680. Share premium, bought down, carried down. 5120. Retained earnings. अच्छा, मैंने आपको समझाना है इसलिए मैं डेबिट और क्रेडिट भी लिख रहा हूँ. आप अपना टाइम सेव करना, आप ना डेबिट क्रेडिट लिखने के चक्करों में पड़ना. 9130 और लॉन्ग टर्म लोन्स 220 150. 150, 220.
trade 61 accrued expenses इसी में लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पॉट डाउन कैरेट डाउन 21 25 उसके बाद accrued इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट बिल्कुल एक्सपेंस की तरह ही इंटरेस्ट एक्सपेंस ही कह लेते हैं 6 और बैंक ओवरड्राफ्ट का तो अकाउंट नहीं बनाना होता ये बन गए टी अकाउंट्स उसके बाद प्रॉफिट और लॉस की जो फिगर्स है वो लिखते हैं सेल्स है 1450 ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख लेंगे 1450 ऑपोजिट अकाउंट सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स है 860 अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिलेटेड टू इन्वेंटरी भी यही होगी क्योंकि नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इस तरह की बात नहीं है जो कह रहा हो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इतनी अमाउंट अदर एक्सपेंसेस की एडेड है अक्सर डेप्रिसिएशन होती है बट वो आपको नहीं नजर आएगी ऐसे ही देखो कहीं नजर आ रही है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसी एडजस्टमेंट इसका मतलब है सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिलेटेड टू इन्वेंटरी ही है तो 860 हम यहां लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 860 एडजस्टमेंट होती तो कर लेते सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वर्किंग बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस और कुछ नॉन कैश या जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें से माइनस करते हैं तो एडमिन एंड सेलिंग आ गए हमारे पास 450 बट उसमें से हमने कुछ लेस करने हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक तो उसमें से डेप्रिसिएशन होता है फिर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस होते हैं और भी अगर कोई नजर आएगा तो देख लेंगे फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है वो भी लेस करेंगे अब गेन नहीं गेन तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता नहीं तो इसलिए हमने गेन एक सवाल किया था उसमें फेयर वैल्यू गेन और उसको नहीं किया था अभी यहाँ पे हमने सवाल में पढ़ा है कि फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो भी लेस होगा और भी कोई हुआ तो कर देंगे खैर अदर इनकम्स हैं 30 इसको क्या करना है देख लेते हैं फाइनेंशियल चार्जेस हैं 16 इंटरेस्ट एक्सपेंस में यहाँ लिख देंगे 16 जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ 10 million shares were issued in the consideration for the purchase of machinery having a fair value of rupees 150 million ये मैंने एंट्री की हुई है पास से देख रहे हो ये उसकी एंट्री थी प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 150 की आई उसमें से 100 रुपीज उन शेयर्स की फेयर वैल्यू बनती है सॉरी उन शेयर्स की फेस वैल्यू बनती है तो 100 शेयर कैपिटल में चला गया और जो इजाफी अमाउंट हमें मिली है वो शेयर प्रीमियम में क्रेडिट हो गई ये क्लियर है एंट्री तो प्लांट मशीनरी में 150 हम डेबिट करेंगे ऑपोजिट अकाउंट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम है और यहां पर हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे 100 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑपोजिट अकाउंट और शेयर प्रीमियम में भी ऑपोजिट अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और यहां आ जाएगा 50 equipment with a cost of rupees 35 million and accumulated depreciation of 21 million was sold at a gain of rupees 5 million तो इक्विपमेंट का डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसमें ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट में से निकालेंगे जो डिस्पोजल के अकाउंट में जाएगा 35 और यहाँ
कॉस्ट क्रेडिट टू डिस्पोजल का अकाउंट, डेबिट 35 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कॉस्ट। एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 21 मिलियन, और उस इक्विपमेंट की डिस्पोजल के टाइम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 21 मिलियन। तो यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21। अब ये नहीं बताया कि उसको बेचा कितने का है, ये बताया कि वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹5 मिलियन, उसको 5 मिलियन के गेन पे बेचा। तो गेन इधर आएगा, लॉस इधर आएगा, याद रखना। गेन आया 5 मिलियन। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, हमारे पास सेल प्रोसीड आ जाएगी, कितने का बेचा था वो बाद में कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, द फेयर वैल्यू मॉडल वाज अप्लाइड टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज डिक्रीज्ड बाय 40 मिलियन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए तो एंट्री होती है फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, लॉस डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू क्रेडिट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट में फेयर वैल्यू लॉस हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट 40 मिलियन का, और ऑपोजिट अकाउंट हम लिखेंगे फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस। और ये मुझे पता चल गया कि मुझे फेयर वैल्यू लॉस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेलिंग एंड एडमिन से भी निकालना है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह अगर लॉस ऑन डिस्पोजल होता, लॉस है नहीं, इस क्वेश्चन में क्या है, गेन है। अगर तो लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो वो भी मैं यहां से निकालता, ये याद रखनी है बात। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा एंड रेंट अमाउंटिंग टू ₹25 मिलियन वाज रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देता होता हूँ, 25 मिलियन रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो अदर इनकम आ रही है ना 30 की, इसको भी देख लो ताकि पता होगा ये कहां कहां जा रही है। क्वेश्चन में अदर इनकम कितने की गिवन है, 30 की। इस 30 में 25 का क्या है, रेंट रिसीव्ड है, जिसको हमने अकाउंट फॉर कर लिया है। देख लेना ना कोई ट्रीटमेंट रह तो नहीं गई। और वो जो 5 है ना, ये गेन ऑन डिस्पोजल है। तो 25 और 5 ये अदर इनकम 30 की ऐसे बनी हुई, यानी कि कोई भी और अदर इनकम की आइटम एड्रेस करने वाली रहती नहीं है। इसकी गेन ऑन डिस्पोजल की एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर दी डिस्पोजल के अकाउंट में, और इसमें 25 का रेंट रिसीव हो गया, इसको हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, द बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹36 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो रिसीवेबल्स में यहाँ पर क्रेडिट पे हुए होंगे बैड डेट्स 36 निकालेंगे रिसीवेबल्स से, या बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस में 36 मिलियन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ऑपोजिट अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट। While the bad debts previously written off amounting to ₹15 million were recovered, bad debts recovered, bad debts recovered की entry कैश या बैंक डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो कैश या बैंक डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर्ड कितने, 15 मिलियन, 15 मिलियन क्रेडिट, ऑपोजिट अकाउंट बैंक। और मैं यहाँ पे भी बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दूंगा कितने, 15 मिलियन, क्योंकि मुझे पैसे आए हैं, उसके कस्टमर से पैसे आए हैं। तो एक तरह का कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ही है वो भी। चलो,
एडजस्टमेंट्स को हमने डील कर लिया, अब हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है बस। इसको बैलेंस करो, क्रेडिट साइड का क्या आंसर आता है? क्या? 590। 590 यहाँ कुछ आता है बैंक? 222। इसको हम यहां लिख लेते हैं, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 222 आउटफ्लो हो गया। ओए हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही नहीं है ये। नहीं, एक सेकेंड, सही किया है, सही किया है यार। 222 डेप्रिसिएशन इधर थोड़ी आएगी। अब कॉस्ट का अकाउंट है ना, कॉस्ट के अकाउंट में नहीं दिखते डेप्रिसिएशन। है डेप्रिसिएशन, वो कहाँ आनी है बताता हूँ, सबर करो। तो यहाँ आनी है ना यार, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो डेबिट क्या बन रहा है? क्या? 169 169 16 इस 77 जो यहाँ पे बैलेंस बच रहा है ना, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अच्छा जी, इस डेप्रिसिएशन को क्या करना है? इस डेप्रिसिएशन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होगी, बेसिक अजम्पशन। इसको यहां से 77 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट साइड कितनी बनती है? 353। अच्छा, 140 इधर बच गया है। इसका मतलब ये बैंक यानी कि ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। जी जी, क्यों? अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम? एक बिल्डिंग है जो अगर हम किराए पे दें तो बिल्डिंग एक अलग चीज है, उस पे जो किराया आता है वो तो अलग चीज है। जो किराया आता है वो इनकम है, और जो बिल्डिंग है वो एसेट है। तो एक एसेट की कॉस्ट में बिल्डिंग कैसे ऐड हो सकती है? सॉरी, एसेट की कॉस्ट में उसका रेंट इनकम कैसे ऐड हो सकती है? इनकम का अकाउंट, इनकम का बैलेंस हम एसेट में कैसे ऐड कर दें? जैसे लोन और लोन के ऊपर इंटरेस्ट अलग चीज है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और उस पर रेंट इनकम, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट है, जब खरीदेंगे नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में बैलेंस ज्यादा होगा, जब बेचेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बैलेंस कम होगा। जो रेंट इनकम है वो तो एक अलग से इनकम का अकाउंट होगा उसके लिए, ठीक है, तो उसको अलग रखना, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करना। इन्वेंटरीज, क्रेडिट साइड 1135, 1135 8, इसको हमने यहाँ नहीं लिख देना कैश पे टू सप्लायर में, ये आएगा जाएगा ट्रेड पेबल में। यहाँ बनाएंगे ट्रेड पेबल में 874, जब इसकी बारी आएगी तब देखते हैं। इन्वेंटरी से आगे रिसीवर्स का अकाउंट बैलेंस करते हैं। वन सिक्स एट जीरो 1680, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे शॉर्टफॉल है 1389 बैंक। ये है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स 1389 1389। अच्छा जी, इस अकाउंट को बैलेंस देख करते हैं। डेबिट साइड ग्रेटर है क्रेडिट साइड? 53 27। देखो इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ये इसका एसओसीआई का बैलेंस है, यानी कि टोटल बैड डेट्स आपके पास, बैड एंड आउटफ्लो डेट्स कितने? 27। ये देखो कैसे आ रहे हैं, ये बैड डेट्स, उसमें क्लोजिंग अलाउंस ऐड हो रहा है, बैड डेट्स 36 प्लस 17
-11 -15 करोगे तो 27 बनेगा ना। तो देखो वही क्वेश्चन है बैड एंड डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस की, बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग अलाउंस माइनस ओपनिंग अलाउंस माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड। टी अकाउंट बना लिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए बस। इसको उस इक्वेशन से भी लिख के कर लोगे वो भी ठीक है। एसोसिएट 27 इसको हमने ये निकालना है, इस 27 को इधर लिखना था, माइनस करना है ताकि आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए ठीक से। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे बताओ क्या आते हैं। 30 ये हम यहां लिखेंगे एसओसीआई 306। अब इसको बैलेंस करते हैं, क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड है बताओ। 339 माइनस 25 माइनस 4 310 बैंक, इसे कहेंगे पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 310। शेयर कैपिटल 681 ग्रेटर अमाउंट है, यहां पर बैंक में कुछ पैसे आएंगे 171। अभी रुक जाओ, हम यहां लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स 171 प्लस इसमें शेयर प्रीमियम का बैलेंस ऐड करेंगे 120 120 50 50 100 यानी कि 20 बैंक, यानी कि 171 प्लस 20 इक्वल्स टू 170 80 90 191। रिटेन्ड अर्निंग्स में यहां लिखते होते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वही मतलब नेट प्रॉफिट जो है 154 आ जाएगा। क्रेडिट साइड बताओ 244 माइनस 1 4 ठीक है 114। अच्छा ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है, डिविडेंड का कोई बैलेंस किया हुआ ना डिविडेंड पेएबल का, इसका मतलब ये डिविडेंड पेड भी होगा यही 114 डिविडेंड पेड 114 नेगेटिव। अच्छा भाई लोन का अकाउंट है सिंपल 220 70, इसका मतलब है ये आपने लोन ऑब्टेन किया हुआ ना, बैंक डेबिट 70 का लोन क्रेडिट, तो लोन ऑब्टेन्ड या लोन रिसीव्ड, लोन ऑब्टेन्ड 70 इनफ्लो हो गया कैश का। ट्रेड पेबल का अकाउंट बैलेंस करते हैं, क्रेडिट 944 934 कर लेते हैं भाई 825 ऑपोजिट अकाउंट बैंक, ये पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स है, कैश पेड टू सप्लायर्स 825 नेगेटिव। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस 24 इंटरेस्ट पेड 18, टैक्स पेड नहीं है। उसके बाद डिस्पोजल का अकाउंट, कौन सी साइड ग्रेटर है, ये 40 माइनस 19, ये ऑपोजिट अकाउंट बैंक होगा, ये सेल प्रोसीड आपकी 19 की, ठीक है सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से 19 रुपीज आ गए। अच्छा जी मुझे बताओ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन
टोटल क्यों बता रहे हो कैश? 251, ये बताओ, माइनस 318, 147। नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? 251 इनफ्लो हो गया। नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर 251 माइनस 318 प्लस 147 कितना हुआ? 80। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा जी, कैश कितना है मुझे बताओ? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 42। 9 माइनस 42 नेगेटिव में आ गया 33। 40 देखो मैच करता है कैश और बैंक का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बैक की बुक। अगर ये आपको ना समझ आए कोई बात तो कल इंशाल्लाह आपने मुझसे डिस्कस कर लेने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7। अच्छा, जो क्लास में सवाल करते हैं वो बाय डिफॉल्ट होमवर्क है, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपने घर जाके दोबारा एक दफा करना है। तो जो एडिशनल क्वेश्चन है बस मैं आपको वो हाईलाइट करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6 हम करेंगे। क्वेश्चन 13 आपने करना ट्राई। इस सवाल को घर से करना है, और जो मेरे नोट्स है ना, आपने पहले की होगी बट एक दफा दोबारा करनी है। कल हमने इनडायरेक्ट मेथड के क्वेश्चन शुरू करने, तो मैंने अपने नोट्स में ना एक इनडायरेक्ट मेथड की एग्जांपल कराई थी, याद है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की एग्जांपल 14A वो करनी है नोट्स की। एग्जांपल 14A या B, इनमें से कोई एक कर लेना। सही है। कौन से क्वेश्चंस में? जो मैंने होमवर्क में दिए, जब आएंगे तब उनको एड्रेस कर लेंगे। मुझे पता है उसको क्या करना। ठीक है, एक दफा मैं चैप्टर करा लूं पूरा, फिर अगर कोई चीज रह जाए तो फिर पूछ लेना। बच्चों कर लोगे सवाल? चलो ट्राई करके। अल्लाह हाफिज।